राजस्थान में जैसलमेर के पास ही बसा कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव है। ज्यादातर लोग शहर जाकर बस चुके हैं और गांव अब लगभग सुनसान हो चुका है। अब उस गांव में गिनती के ही लोग बचे हैं, बाकी सबकी यादें और खाली घर। और जो लोग बचे हैं उनमें ज्यादातर बुजुर्ग ही हैं। गांव भले ही सुनसान हो गया हो, मगर इसका वातावरण अब भी शहर से कहीं ज्यादा शुद्ध है। सुबह की पहली किरण हो या ढलती शाम, हर पल की शुरुआत पक्षियों की मधुर चहचहाहट से होती है। इस गांव में आज भी पेट पालने का सबसे बड़ा सहारा खेत ही है, जहां लोग मेहनत करके अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। गांव के बीचों बीच मोहन चाचा की एक छोटी सी चाय की दुकान भी है, जहां कुछ लोग रोज शाम को इकट्ठा होकर बातें किया करते हैं। उस छोटी सी दुकान पर अक्सर गांव के बुजुर्ग आकर चाय की चुस्कियां लेते हैं और बीते जमाने की बातें याद करते हैं। वहीं बैठकर वो आपस में चाय की चुस्कियों के साथ अपने जीवन के किस्से एक दूसरे को सुनाया करते हैं। शाम के ठीक 7 बज चुके हैं। मोहन चाचा की छोटी सी दुकान पर हरिया चाचा और सोलेंद्र चाचा बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। और मोहन, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है सोलेंद्र चाचा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे समय अपने तरीके से बदलता जा रहा है। पहले शाम को दुकान पर कई बुजुर्ग आते थे और फिर लंबी गपशप होती थी, जिससे उस वक्त मेरी दुकान भी काफी बेहतरीन चल रही थी। हाँ, वो तो है। अब वो सब कहीं दूर खो गया है और अब दुकान में कोई आता भी नहीं कि उसके साथ गपशप की जा सके। बरसात अब धीरे धीरे हल्की होने लगी है और इसी बीच जब दुकान पर बातचीत चल रही होती है, तभी संजू और विजय भी मोहन चाचा की दुकान पर पहुंच जाते हैं। मोहन चाचा, जरा 2 चाय देना। सुनहरी शाम में गरम चाय का मजा ही कुछ और होता है तुम क्या कहते हो विजय? मोहन चाचा की चाय से बेहतर और कुछ हो सकता है क्या? उनके हाथों की खुशबू और चाय की मिठास, दोनों का जवाब नहीं, वो भी ऐसे बारिश के सुनहरे मौसम में। बैठो बेटा और चाय का आनंद लो। सोलेंद्र चाचा, आप तो यही मौजूद थे और मुझे तो पता ही नहीं चला। कैसे मेरी नजर ही आप पर नहीं पड़ी? और बताइए सोलेंद्र चाचा, काम कैसा चल रहा है? सुना है इस बरसात ने खेतों का हाल ही बदल दिया है। क्या बताएं बेटा, हम तो गरीब आदमी हैं। जब से रिटायर्ड हुआ हूं, बस सब्जियां बेचकर ही गुजारा चला रहे हैं, लेकिन अपने मेहनत और ईमानदारी से हर दिन को संवारने की कोशिश करते हैं। और अभी बाजार भी मंदी में चल रहा है बेटा। कोई बात नहीं चाचा, कारोबार में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अब हमारे मोहन चाचा को ही देख लीजिए, बरसों से यह दुकान चला रहे हैं और उनके भी खराब और अच्छे दिन आते जाते रहते होंगे। क्यों मोहन चाचा, सही कहा ना? हाँ सोलेंद्र चाचा, ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। धीरे धीरे रात और भी गहरी होने लगती है। सन्नाटा बढ़ रहा है और हवाओं में कुछ अनजाना सा बोझ महसूस होने लगा है। मोहन चाचा की चाय तो सच में बेहद स्वादिष्ट होती है। हर घूंट में जैसे एक अलग ही ताजगी और मिठास घुली हो। स्वाद तो इतना है कि मैं अक्सर उनकी चाय का मजा लेने के लिए उनकी दुकान पर पहुंच ही जाता हूँ। मैं भी तेरी काकी को बार बार चाय बनाने को बोलता हूँ तो वह भी बड़बड़ाने लगती है, तो इसीलिए शाम की चाय अक्सर मैं यही पीने आ जाया करता हूँ। सोलेंद्र चाचा, आपकी पुराने दिनों की कोई कहानी सुनाइए ना। सुना है आपके साथ कुछ बहुत ही डरावने किस्से हो रखे हैं। क्या सच में तुम लोग ये सुनना चाहते हो? हाँ काका, हम काफी उत्सुक हैं। बरसात के मौसम में दुकान पर चाय पीते पीते कोई डरावनी कहानी सुनना ही कुछ और मजा देता है। काफी समय पहले जब मैं जवान हुआ करता था तो मैं शहर के दफ्तर में काम किया करता था।
रात की आखिरी लोकल ट्रेन जब स्टेशन पर आकर रुकी तो घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे सब कुछ अचानक ठहर सा गया हो। वैशाख की चिपचिपी गर्मी से लोग बेहाल थे, मगर आज अचानक हुई बारिश ने उस तपिश को कुछ देर के लिए शांत कर दिया। ट्रेन से उतरकर मैं धीरे धीरे स्टेशन के बाहर आ गया। चारों तरफ हल्की सी नमी और सन्नाटा फैला हुआ था। रात ज्यादा हो चुकी थी, तो मुझे ये तो पता था कि इतनी रात में मेरे गांव की तरफ कोई भी ऑटो या रिक्शा नहीं मिलने वाला था। लेकिन उस वक्त जो सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था, उसने मेरे दिल की धड़कन थोड़ी और तेज कर दी। इसलिए मैं पैदल ही अपने गांव, अपने घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट भी साथ चल रही थी। मेरा घर स्टेशन से काफ़ी दूर था और पैदल चलने में कम से कम 1.5 घंटा तो लगने ही वाला था। रास्ता लंबा था और रात का सन्नाटा उस सफ़र को और भी भारी बना रहा था। लेकिन अब कर भी क्या सकता था। नई नई नौकरी का सवाल था और सफ़र करना मेरी मजबूरी। बहुत मेहनत के बाद मुझे यह नौकरी मिली थी और नौकरी पाने के लिए ऐसी मुश्किलें उठाना तो जैसे ज़िंदगी का हिस्सा ही बन जाता है। रात जितनी काली होती जा रही थी, बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़क पर हर बूंद की टपकन अंधेरे में किसी अनजाने साए की आहट जैसी लग रही थी। तेज बिजली की गड़गड़ाहट गूंजी और उसी के साथ बारिश भी और जोरों से बरसने लगी। आसमान जैसे किसी अनजाने गुस्से में तड़प रहा हो। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उसकी बूंदें अब नुकीली सुइयों की तरह मेरे बदन पर गिर रही थी। अब मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए, वरना यह तूफानी रात मुझे और परेशान कर सकती है। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी, जहां अंधेरे के बीच एक पेड़ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा वहीं रुक जाना ठीक रहेगा और फिर मैं उस पेड़ के नीचे जाकर ठहर गया। चारों तरफ बस अंधेरा और बारिश की लगातार टपकती बूंदें। शायद आज अमावस की रात थी, तभी चारों ओर इतना गहरा अंधेरा पसरा हुआ था जैसे पूरा आसमान काली चादर ओढ़े हो। आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंधेरे में कुछ अनजानी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिनसे मेरा दिल और भी तेज धड़कने लगा। मैं ठहर गया, सोचने लगा, क्या ये किसी भेड़िए की आवाज़ थी या फिर किसी आवारा कुत्ते की। अंधेरे में पहचान पाना मुश्किल था। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है। बस यही सोचकर मैं चुपचाप उस पेड़ के नीचे या खड़ा था। बस किसी तरह बारिश रुक जाए ताकि मैं अपने सफर पर आगे बढ़ सकूं। लगभग आधे घंटे के बाद बारिश रुक गई और मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अंधेरे में चारों ओर फैली खामोशी कुछ असामान्य सी लग रही थी। मगर यह क्या? बारिश की वजह से मिट्टी की सड़कों पर पानी भर गया है। कीचड़ में पैरों के नीचे हल्की फिसलन और आवाज, और रास्ता और भी सुनसान लगने लगा। रास्ता अब बिल्कुल मटमैला हो गया था। दरअसल मेरे गांव जाने वाला पूरा रास्ता मिट्टी का ही था और बारिश ने उसे फिसलन भरा और सुनसान बना दिया था। और ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से मिट्टी अब दलदली सी हो गई थी। हर कदम पर पैरों के नीचे कीचड़ दबता और रास्ता और भी मुश्किल लगता जा रहा था। उसमें चलना तो दूर, खड़ा रहना भी अब मुश्किल हो रहा था। मिट्टी की दलदली सतह पर हर कदम अस्थिर और संभलने वाला बन गया था। लगता है अब तो उस शॉर्टकट वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा। बारिश और कीचड़ के बीच यही सबसे तेज और संभव रास्ता दिख रहा था।
वो रास्ता थोड़ा पथरीला है, वहां से जाना आसान रहेगा और कीचड़ भरी मिट्टी वाले मुख्य रास्ते की तुलना में कदम रखना कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। ये सोचकर मैंने उस पथरीले रास्ते से जाने का निर्णय किया। इस रास्ते से कोई भी नहीं जाता, या यूं कहें कि कोई जाना नहीं चाहता। अंधेरा और सन्नाटा ऐसा है कि इंसान सहज ही पीछे हट जाने का मन कर ले। एक तो यह रास्ता पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ था, और दूसरा, हमारे गांव के लोगों का मानना था कि यह रास्ता बहुत ही अजीब और रहस्यमयी है। यहां से जो कोई भी जाता है उसके साथ अक्सर बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं घटित होती हैं, जिनके बारे में लोग हिम्मत करके भी खुलकर बात नहीं करते। जैसे कोई चुड़ैल, आत्मा, अजीब सा साया, या फिर कोई छलावा जो रात के अंधेरे में अचानक सामने आ जाता हो। खैर छोड़ो, गांव वालों की ये बातें करना तो आम बात है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये किस्से दिल में हल्का डर पैदा कर ही देते हैं। इन सब बातों पर गांव वाले सबसे ज्यादा यकीन करते हैं, मानो उनके लिए ये सब बस कहानियां हो नहीं बल्कि सच्चाई ही हो। पर मेरी मानो तो ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं। ये सब बस डराने वाली बातें हैं, हकीकत नहीं। चुड़ैल, साया, छलावा, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस लोगों की बनाई कहानियां हैं। अगर इस रास्ते पर सच में कोई डर है तो वो चुड़ैल या साए का नहीं, बल्कि चोरों और डकैतों का है, जो अक्सर अंधेरे और सुनसान जगहों पर छिप कर बैठे रहते हैं। इस रास्ते की शुरुआत में ही एक पुराना सा बोर्ड टंगा हुआ था, जिस पर बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, रास्ते पर चलते हुए सावधान रहें, और अगर जरूरत न हो तो रात के समय इस रास्ते से न गुजरें। उस बोर्ड को पढ़कर मेरे कदम कुछ पल के लिए थम से गए, पर उस वक्त मेरे पास इस रास्ते से जाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। दिल में थोड़ी दहशत जरूर थी, मगर कदम रोकना अब मुमकिन नहीं था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसकी नमी अब भी जमीन पर थी। रास्ता काफी ठंडा हो गया था, जैसे हर कदम किसी अनजानी सेहरन को जन्म दे रहा हो। ठंडी ठंडी हवाएं मेरे चेहरे से टकरा रही थी, एक अजीब सी सेहरन पैदा करती हुई। यह रास्ता मेरे गांव का शॉर्टकट तो था, जिससे जल्दी पहुंच सकता था, लेकिन यह रास्ता चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। काली रात में पेड़ों की परछाइयां और भी डरावनी लग रही थी। इतनी रात में अकेले चलते हुए मुझे अनजाने में ही हल्का सा डर महसूस होने लगा। पर अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में मुझे इसी सुनसान और डरावने रास्ते से आगे बढ़ना पड़ा। ये अजीब अजीब आवाजें मेरे दिल की धड़कन और भी तेज कर रही थी, जैसे हर कदम पर कोई अनजानी परछाई मेरा पीछा कर रही हो। पर क्या होता है ना, जब इंसान बिल्कुल अकेला हो और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हो, तो डर तो थोड़ा बहुत लग ही जाता है, चाहे आप कितने भी हिम्मती क्यों ना हो। चलते चलते अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मेरे कानों में हल्की सी पायल की छम छम की आवाज पड़ रही थी, और उस सुनसान रास्ते पर यह आवाज मेरे दिल की धड़कन और भी तेज कर रही थी। पर इतनी रात में कोई लड़की इस सुनसान रास्ते से क्यों जाएगी? ये ख्याल आते ही मेरे कदम जैसे खुद ब खुद रुक गए। दिल में सवाल और डर दोनों एक साथ उठने लगे, क्योंकि यह तो काफी सुनसान रास्ता है। क्या पता वो भी हमारे ही गांव की हो, और गांव का रास्ता खराब होने की वजह से क्या पता आज वो भी मजबूरी में इसी सुनसान रास्ते से जा रही हो। ऐसा सोचकर मैंने पीछे देखा, मगर यह क्या, पीछे तो कोई भी नहीं है। चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। हर कदम पर किसी अनजानी आहट का एहसास मुझे और बेचैन कर रहा था। मैं सोच में पड़ी डीडीएच गया। ये पायल की आवाज आखिर आई कहां से? मेरे पीछे तो कोई था ही नहीं। फिर ये छमछमाहट मेरे कानों तक कैसे पहुंची? अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। तभी अचानक से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया।
मैंने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन मेरे हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। हर आहट पर मैं पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। तभी मुझे दूर से किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे अंधेरे में कोई छिपकर बातें कर रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि यह हवा की आवाज होगी, लेकिन धीरे धीरे ये फुसफुसाहट और तेज होती गई और मुझे समझ आया कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैंने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन जितना मैं तेज चलता उतना ही लगता जैसे वो आवाज मेरे और करीब आती जा रही हो। तभी अचानक मैंने अपने सामने एक धुंधली सी परछाई देखी, जो बिजली की चमक के एक पल के लिए साफ हुई और फिर वहां से जोर जोर से अजीब सी रोने की आवाज आई। मैंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच कोई बैठा है और ये आवाज भी उसी की है। मैंने वहीं रुककर जोर से पूछा, कौन है वहां? क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो अब भी लगातार रोए जा रही थी। मैं अब उसके बिल्कुल पास आ चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने अभी तक अपना चेहरा नहीं उठाया। क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मुझे डर लग रहा है। डर? किस चीज का डर? मुझे इस रास्ते पर चलने से डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लगता? इसमें डरने की क्या बात है? रात ही तो है, आप फिर भी क्यों रो रही थी? और आप इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हैं? मैं अपने घर जा रही थी, तभी मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई आ रहा है और मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था और लगातार बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे आ रहा था। इसी वजह से मैं बहुत डर गई और यहीं पर बैठ गई। उसकी ये बात सुनकर मैं सहम सा गया, क्योंकि कुछ देर पहले तो यही सब मेरे साथ हो रहा था। हो सकता है कोई चोर हो जो हमारा पीछा कर रहा हो। ये सोचकर मैंने हिम्मत जुटाई और उससे धीरे से पूछा, कहाँ है आपका घर? इस जंगल के पीछे ही मेरा घर है। अच्छा, तो आप डरिए मत, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। क्या सच में आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? क्यों नहीं? वैसे भी इतनी रात में आपका इस सुनसान रास्ते पर अकेले घूमना ठीक नहीं है। आप अपने घर चली जाइए। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रास्ते में कोई दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे बता देना। फिर वो लड्ज की मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गई। अब उस सफर पर हम दोनों चल पड़े। तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? मैं पास के गांव से आ रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसीलिए मैं दवाइयाँ लेने आई थी और बस आते वक्त देर हो गई। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मेरी माँ और बस मैं हूँ। मैंने तुम्हें आज पहले कभी नहीं देखा। गांव में तुम कहाँ रहती हो? जी, गांव शुरू होने से पहले ही मेरा घर पड़ता है, इसलिए शायद आप मुझे नहीं जानते। हम दोनों यूं ही रास्ते पर बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे सफर थोड़ा आसान लगने लगा। अभी थोड़ी देर पहले जो मुझे डर लग रहा था वो अब जैसे धीरे धीरे गायब हो चुका था। उसके साथ चलते हुए मुझे अब डर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। शायद मेरे अकेलेपन की वजह से मुझे वो डर लग रहा था। अब मुझे इन आवाज़ों से भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि मैं बिल्कुल सामान्य महसूस कर रहा था। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्वेता है। बहुत ही सुंदर नाम है आपका। इस अंधेरी रात में और इस सुनसान रास्ते पर क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? अंधेरा ही तो है। नहीं, यहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही नहीं है, और भी कुछ है। उसके इतना कहते ही मेरे पैर एकदम से रुक गए। दिल ने जैसे एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया। कुछ और का क्या मतलब है? क्या है यहाँ? मैंने सुना है कि इस रास्ते पर छलावा घूमता है, जो कि अक्सर लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उसको मार डालता है। छलावा नहीं होता। छलावा जैसा कुछ भी नहीं होता। ये सब तो बस कहने की बातें हैं। लगता है साहब आपने छलावे को देखा नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और जिस दिन आप देख लेंगे तो फिर कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे साहब जी।
तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुमने सच में कोई छलावा देखा हो। क्या तुमने कोई छलावा देखा है? मुझे भी तो बताओ, आखिर कैसा दिखता है छलावा? छलावा बहुत ही खतरनाक होता है। अगर एक बार किसी को पकड़ ले तो आसानी से किसी को छोड़ता नहीं है। यदि कोई भी छलावे की छल में आ गया तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे अब तक बताया नहीं। क्या तुमने सच में छलावा देखा है? हाँ साहब जी, मैं छलावा ही तो हूँ। मगर ये क्या, वो लड़की कहाँ गई? मैंने इधर उधर नजर घुमाकर देखा, मगर वो लड़की कहीं दिखाई नहीं थी। और इस सुनसान रास्ते पर अचानक उसका यूं गायब हो जाना मेरे रोंगटे खड़े कर गया। अब मुझे उसकी बातों से डर लग रहा था, जैसे हर शब्द में कोई छिपा हुआ रहस्य मेरी ओर बढ़ रहा हो। मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन थी और वो अचानक इस तरह गायब कैसे हो गई, मानो कभी मेरे साथ थी ही नहीं। अब मैं बहुत ही डरा हुआ था। मेरी सांसें मानो थम सी गई थीं और दिल की धड़कनें किसी अनजाने डर का एहसास करा रही थीं। मैंने बिना इधर उधर देखे बस चुपचाप जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। जो सोचता था कि छलावा बस एक अंधविश्वास है, अब मुझे इन बातों पर यकीन होने लगा था और डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। बस अब मेरी एक ही चाह थी, किसी तरह इस रास्ते को पार कर लूं। साहब जी क्या हुआ, डर गए क्या? ये आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की फिर से वहीं खड़ी थी। अब मुझे उस लड़की से बेहद डर लग रहा था। तुम कहाँ चली गई थी? अरे साहब जी, आप तो डर ही गए। मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी। उसकी रहस्यमयी मौजूदगी ने मेरी रूह तक को हिला दिया। उसके इतना कहते ही मेरी जान में जान आई। तुमने तो मुझे सच में डरा ही दिया था। साहब जी, आप तो कह रहे थे कि छलावा वगैरह कुछ नहीं होता, तो आप किस चीज से डर रहे थे? उसके सवाल का उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं मानो पत्थर का बना खामोश खड़ा रह गया, कुछ भी नहीं बोल सका। अब चलिए, घर भी तो जाना है। रात बहुत अंधेरी हो चुकी है। देखो, रात को ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों साहब, आप डर गए थे ना? नहीं, मैं डरा नहीं था, बस परेशान हो गया था। लेकिन अचानक तुम कहाँ चली गई, ये देखकर तो और चिंता हो गई। क्या अभी भी आपको यही लगता है कि छलावा नहीं होता? अरे छोड़ो ना, ये छलावा की बातें। चलो कोई और बात करते हैं। देखो, हम शायद घर पहुंचने ही वाले हैं। नहीं साहब जी, घर तो अभी बहुत दूर है। लगता है तुम्हारा इस रास्ते से रोज का आना जाना है, इसलिए तुम्हें रास्ते की इतनी अच्छी जानकारी है। हाँ साहब जी, इस रास्ते पर तो मेरा रोज का आना जाना लगा ही रहता है। तुम्हें इस रास्ते से डर नहीं लगता? क्योंकि इस रास्ते पर जब से मैं चल रहा हूँ कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं दिया है। तो क्या तुम इस रास्ते पर अकेले ही चलती रहती हो? हाँ साहब जी, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम इतनी बहादुर हो? नहीं, क्योंकि मैं खुद ही एक छलावा हूँ। अच्छा, मजाक कर लेती हो? इस बार ये मजाक नहीं है। उसके इतना कहते ही मेरे कदम थम गए, मानो जमीन ने मुझे वहीं जकड़ लिया। देखो, तुम बार बार मेरे साथ इस तरह का मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। बस चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना कहकर जब मैंने उसकी तरफ नजर डाली तो वो फिर से गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी यहाँ थी ही नहीं। देखो, रात बहुत हो चुकी है, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। चलो, हमें घर भी जाना है। तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? मैंने उसे कई बार आवाज लगाई, मगर वो लौट कर नहीं आई। देखो, मैं जा रहा हूँ, फिर तुम अकेली ही आना। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। गुस्से में बड़बड़ाया, फिर से वही घटिया मजाक, और दांत भींचकर मैंने आगे बढ़ने का सोचा। लेकिन मन के किसी कोने में मुझे उस लड़की की भी थोड़ी चिंता हो रही थी। आखिर इतना सुनसान रास्ता है, वो अकेली यहाँ कैसे आएगी? मगर अजीब बात ये थी कि वो मुझे कहीं दिख भी तो नहीं रही थी। रात अब और भी घनी हो चुकी थी। चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें उठ रही थी, जो माहौल को और भी बेचैन कर रही थी। अब मैंने यही उचित समझा कि बिना रुके बस आगे बढ़ता जाऊं।
चलते चलते मेरी नजर एक पुराने साइन बोर्ड पर पड़ी और हैरानी की बात यह थी कि उस पर वही सब कुछ लिखा था। मैंने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो ऐसा लगा मानो इस रास्ते पर तो मैं अभी अभी होकर गुजरा हूं, जैसे वही रास्ता मुझे बार बार घुमाकर यहीं ले आता हो। पर यह कैसे हो सकता है? क्या मैं सच में उसी रास्ते पर बार बार घूम रहा हूं या फिर कोई मुझे इस चक्र में फंसा रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस चलता ही जा रहा था कि तभी अचानक फिर से मेरे पीछे पायल पहनकर किसी के चलने की आवाज आई। जैसे मैं इस आवाज को पहचानता था। हाँ, वही आवाज जो मुझे शुरुआत में सुनाई दी थी। पायल की यह आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई और मैं थोड़ा डर सा गया था। लेकिन अब यह आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी, मानो कोई हर कदम पर मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा हो। आप इस रास्ते से निकल नहीं पाओगे। यह आवाज जानी पहचानी लग रही थी। हाँ, यह तो उसी लड़की की आवाज थी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और जो मेरी नजरें वहां पड़ी वो सच में बहुत ही भयानक था। वो लड़की पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका रूप अब इतना भयानक हो गया था कि मेरी रूह तक कांप उठी। उसकी आंखें सुर्ख लाल जल रही थीं और उसके हाथ ऐसे लग रहे थे मानो किसी खूंखार जानवर के पंजे हों। यह मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। और मैं तुरंत वहीं से भागा। हर कदम के साथ मैं और तेजी से दौड़ रहा था, मानो मेरी जान पर कोई संकट मंडरा रहा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि हर पल मुझे डर और हड़बड़ी महसूस हो रही थी। मैं बस किसी भी तरह इस डरावने रास्ते से निकलकर सुरक्षित होना चाहता था। मुझे भागते हुए ऐसा एहसास हुआ कि वो मेरे पीछे आ रही है। फिर मैंने भगवान का नाम लिया। तभी मुझे याद आया कि मेरी जेब में हनुमान जी का लॉकेट है। मैंने उसे हाथ में लिया और पूरी ताकत लगाकर उस जंगल से बाहर आ गया। फिर उसके बाद से मैं कभी भी उस जंगल के रास्ते से नहीं गया।